हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7। तो आपके लिए जो हम ये क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जहाँ पर हम आपको बना रहे हैं एक चैलेंजर और कोशिश कर रहे हैं कि आप ये चैलेंजर सीरीज बन के इस क्लैट के एग्ज़ाम को 2024 3 दिसंबर को यू शुड कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। वाई? बिकॉज ये पूरे साल भर जो आपने मेहनत करी है, उस मेहनत को ही रंग में लाने के लिए ये चैलेंजर सीरीज़ में आपको कराता हूँ, जहाँ पर हम करते हैं क्वेश्चंस। हम कोशिश करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और कोशिश करते हैं ये जानने की कहाँ से या किस तरीके से हमें ये क्वेश्चंस मिनिमम पॉसिबल टाइम में और बेहतरीन एक एक्यूरेसी के साथ पूरे करने चाहिए। तो आइए जल्दी से स्वागत करता हूं मैं आप सब लोगों का, और यहां पर इसमें आके क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम कामयाबी की तरफ बढ़ाएंगे एक कदम। तो फटाफट से आ जाइए, सेशन के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यही वो सेशन है जो आपको देता है भरपूर प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, अलग अलग चीज़ों की। लेकिन आज के सेशन में मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अभी भी मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आती है काफ़ी सारी दिक्कत। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल थीम की। जब आप सेंट्रल थीम की बात करते हो तो सेंट्रल थीम क्या है? एज द नेम सजेस्ट, थीम क्या होता है? थीम एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर या जिसके बेस पे हम पूरा का पूरा अपना पैसेज लिख रहे हैं, तो वो थीम है। अब जब आपसे बोला है सेंट्रल थीम, मतलब उसकी बिल्कुल वो वाली बात जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा पैसेज इज़ बेस्ड। तो आप ये बोल सकते हो कि पैसेज किस बात पे बेस्ड है, पैसेज बेस्ड ऑन। सो वो आपको पता चलता है सेंट्रल थीम से। और वहीं दूसरी चीज़ आपको जो पता चलती है वो ये है कि कई बार जब आपसे ये पूछा जाता है कि ये पैसेज आपसे क्या कहना चाहता है, वो आपको यहाँ से इस सेंट्रल थीम से पता चल जाता है। लेकिन अब जब ये क्वेश्चन आता है और कई बार आपके पास क्वेश्चंस में दो ऑप्शंस काफ़ी सिमिलर या आसपास के मिल जाते हैं, तो ऐसे में आप सही जवाब कैसे निकालें? तो उस चीज़ के लिए आइए देखते हैं कि जब कभी भी आपको सेंट्रल थीम निकालनी हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि सेंट्रल थीम या तो आपको बिगिनिंग ऑफ द पैसेज में मिलेगा या फिर आपको ये एंड ऑफ द पैसेज में मिल जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ जो देख के चलनी है वो है कीवर्ड्स, क्योंकि ये वो कीवर्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं एक ही चीज़ के बारे में दर्शाते हैं। कई बार क्या होता है, पूरे के पूरे पैसेज में ये सिनोनिम्स यूज़ करते रहते हैं और वही सिनोनिम्स आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको सेंट्रल थीम निकालनी है। लेकिन जब कभी आपको ऐसा लगे कि दो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी फॉर एग्जांपल आपके सिमिलर हैं, तो यहाँ आपको देखना है कि पूरे के पूरे पैसेज में क्या हम जब बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो एक होता है ना कि आपने उसको सिर्फ टच अपॉन किया, ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हो आप। एक चीज़ होता है जब आप उसके जो पॉइंटर्स हैं या जितने भी रीजंस हैं उन सबको लिखकर आपने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। और तीसरा तरीका होता है कि आपने ऊपर से बात करी, उसके बाद एक पॉइंट लिया, अब इसी पॉइंट को और डीप डाइव करके इसके सारे प्रोज कॉन सब एक्सप्लेनेशन दे दी। ये तीन तरीके से आप अपनी सेंट्रल थीम को निकाल सकते हैं। तो ऐसे केस में जब ये ऑप्शंस आपके बहुत क्लोज आपको देखने को मिल जाएं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको वर्ड्स लाइक कंजंक्शंस, वर्ड्स लाइक जो इसके बारे में बात कर रहा है, इनके जो ये जितने भी ये जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है, या इनके जो आपके इंटेंसिटी ऑफ द वर्ड्स होती है, जैसे अगर आप किसी को कहें आई डोंट लाइक यू, आई हेट यू, तो इसमें एक काफ़ी ज़्यादा डिग्री का डिफरेंस है। तो ऐसी चीज़ें आपको एक हेल्प करेंगी टू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर सेंट्रल थीम कि ये दो ऑप्शंस में से क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि आपको वहाँ पर ऐसा वर्ड ज़रूर मिलेगा जो कहीं ना कहीं उसको या तो ब्रॉड बना रहा होगा या स्पेसिफिक बना रहा होगा या वो बात कर रहा होगा
जो एक्चुअली में पूरे पैसेज में बोली गई है। कई बार क्या होता है, सेंट्रल थीम में आपको एक ऐसा पॉइंट दे दिया जाता है जो कि पूरे पैराग्राफ की थीम नहीं होती, लेकिन सिर्फ एक पूरे पैसेज की नहीं होती, लेकिन सिर्फ एक पैराग्राफ की थीम होती है। और कई बार वो इतनी प्रोमिनेंटली आपको सामने दिखाई दे रही होती है कि आपको लगता है हाँ यार पूरा का पूरा पैसेज इसी के बारे में बोल रहा है, इस वजह से ये सेंट्रल थीम बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देयरफॉर आपको यहाँ पर वो वर्ड्स देखने की कोशिश करनी चाहिए जो आपको हेल्प करती हैं टू आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम, एंड दिस इज हाउ यू कैन मिनिमाइज योर चांसेस ऑफ सेलेक्टिंग द रॉन्ग ऑप्शन। क्योंकि ये मैंने बहुत लोगों को देखा है जो ऑप्शंस देखते हैं और बोलते हैं कि हमारे बड़े क्लोज ऑप्शन थे और हमारी गलती हो गई, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपको यहाँ पर आती है इज़ द टाइटल ऑफ द पैसेज। अब जब आप टाइटल ऑफ द पैसेज की बात करते हो, ठीक है, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड किससे है? सेंट्रल थीम से। अब सेंट्रल थीम अगर आपकी जनरल बात करती है तो जनरल आपको टाइटल मिलेगा, और अगर ये एक स्पेसिफिक बात करती है तो आपको टाइटल आपका स्पेसिफिक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अगेन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका पूरा का पूरा पैसेज किस तरीके से बात कर रहा है। क्या वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा है, एक मुद्दे पे बात कर रहा है, पूरा रीजंस जो है उसके बात कर रहा है, रेमेडीज़ की बात कर रहा है, किस चीज़ की बात कर रहा है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस अगेन यहाँ पर आपको आपकी वोकैबुलरी प्लस राइटिंग स्टाइल पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे आपको पता चल जाए कि ये पैसेज किस दिशा में और किस तरीके से आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है टोन ऑफ द पैसेज और वोकैबुलरी। इन दोनों में ही आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको इन वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे तो ही आपको टोन भी पता चल जाएगी और फिर आपको वर्ड मीनिंग भी पता चल जाएंगे, जिसके लिए आप जितना हो सके आप उनके मीनिंग्स को याद करिए। अब आपके पास सिर्फ ये नवंबर का महीना रह गया है एंड देन यू हैव योर एग्ज़ाम। सो इस नवंबर के महीने में जितने वर्ड्स आप रिवाइज कर सकते हैं उतने करिए। हर दिन उनका टेस्ट भी लेते रहिए, किसी से बोलिए कि आपसे वो पूछें। ये सारी चीज़ें आप अपने चीज़ में कर सकते हैं। तो अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए आइए हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन की तरफ। ये हमारी प्रेजेंटेशन है। आइए तो हम पहला पैसेज देखते हैं और देखते हैं कि ये पैसेज क्या हमसे कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलिए आइए पढ़ते हैं इसको। The Gujarat High Court order declining to stay the conviction of Congress leader Rahul Gandhi in a defamation case is quite unreasonable and borders on the fanciful. Now again, this is something which is very current, something which is was in news and everybody was talking about it. So आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि इससे क्या कर सकते हैं। Plus there are certain other things also related to this कि अगर आपको defamation case लगता है तो कब लगता है, कैसे लगा सकते हैं, या अगर आपको लोकसभा से बहिष्कृत किया जाता है तो कौन से उसमें किया जाता है तो वो कौन कौन सी पॉइंटर्स हैं, तो इसके ऊपर भी आपके ऊपर एक पैसेज आ सकता है। इम्पीचमेंट के ऊपर आपके पास एक पैसेज आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आप कहते हैं द गुजरात हाई कोर्ट डिक्लाइनिंग टू स्टे द कन्विक्शन ऑफ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी in a defamation case is quite unreasonable and borders on the fanciful. Justice Hemant M. Prachak becomes the third judicial authority in Gujarat to rule that Mr. Gandhi is using derogatory words in an election campaign speech in 2019, had committed defamation against a large number of people, and that it was a serious offence. The purported seriousness of the offence has been cited to justify the award of a 2-year jail term, the maximum punishment for defamation. तो यहाँ देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये पता होना चाहिए। अब ऐसे में जब आपके पास पैसेज आए विच इज़ मोर लाइक अ काइंड ऑफ अ स्टोरी, एक ना वो डिस्क्राइब सा कर रहे हैं, तो ऐसे में ना आपको चीज़ें याद रखना थोड़ा सा आसान हो जाता है, बिकॉज इट काइंड्स ऑफ बिकम एक तो चीज़ फेमिलियर है, आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इसके बारे में सुन रखा होगा,
और सुन रखा होगा तो कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ ओपिनियन होगी या कुछ फैक्ट्स होंगे जो आपके पास पता होंगे, तो ये आप यहाँ पर इसको मार्क करके चल सकते हैं एंड यू कैन पे अटेंशन टू द कीवर्ड्स दैट वी आर यूजिंग। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। While the remark is unlikely to have troubled or caused any reputational harm to any reasonable person, the trial magistrate, a civil court hearing an appeal against conviction, and now the High Court have unanimously concluded that the offence is grave, ठीक है, amounting to moral turpitude। तो ये word आपके पास यहाँ पर है turpitude. The High Court has agreed with the first appellate court that Mr. Gandhi does not deserve the benefit of stay of conviction, an order that would help overcome his disqualification from Lok Sabha। तो यहाँ देखिए ये disqualification of Lok Sabha, ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको डेफिनेटली इसको भी पढ़ें इसके बारे में। It has enthusiastically endorsed the conclusion that the offence is grave because it was committed by a member of parliament and the leader of party that had ruled the country for decades, and that it was a speech that contained a false statement made with intent to affect the outcome of an election। So basically ये पूरा का पूरा जो माजरा था, हमें पता था कि एक स्पीच थी जिस स्पीच में कुछ बोला गया था। वी विल नॉट स्पीक इट हियर बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, बट वी ऑल नो अबाउट क्या बोला गया था, उसके रेपरकशंस क्या हुए थे, एंड बेस्ड ऑन दैट दिस डेफेमेशन केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट हिम। सो क्या हुआ था, कैसे हुआ था, दैट इज़ ऑल व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं पैसेज में और देखते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। आइए आगे देखते हैं, आगे ये क्या बोल रहा है। The court has controversially ruled that the statement has defamed a determinable group of people, referring to those with the surnames of our Prime Minister. It has thus rejected the key argument that 13 crore people with the surname could not have been aggrieved by that sentence. How the court concluded that a large number of people were aggrieved is not clear when no one except the complainant has claimed harm to reputation. This is disconcerting that court after court has endorsed a punishment tailored specifically to disqualify a member of parliament. The High Court has also ignored the argument that the legislator cannot be pushed out of the House and barred from electoral contest for an offence that was neither serious nor involved moral turpitude. Instead, it has made a fanciful claim that the law's object is to maintain purity in politics and cited the pendency of other cases against Mr. Gandhi to decline to stay the conviction. It has even referred to a complaint that V.D. Savarkar's grandson against Mr. Gandhi, as though a political remark could add another layer of gravity to the offence. The extent to which a judicial order can go to make a defamation case sound like a horrific crime against. Now here in this particular passage, यहाँ पर पूरा का पूरा वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भैया ठीक है, उसके ऊपर चार्जेस लगा दिया आपने, मिस्टर गांधी के ऊपर सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ पर हाउ द कोर्ट कंक्लूडेड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर अग्रीव, ये किस तरीके से पता चला कि पूरे के पूरे जो वो कम्युनिटी है या उतने लोग हैं जिनका सरनेम सेम है, वो सारे के सारे वर अग्रीव, बड़े दुखी से थे, आहत हो गए उनकी फीलिंग। ये पता कैसे चला कोर्ट को, क्योंकि सिर्फ कंप्लेनेंट ने ही तो ये लिखा है नंबर हैज़ क्लेम्ड हार्म टू रेपुटेशन, बाकी के लोगों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये कोर्ट को कैसे पता चला, जिसका कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। इट इज़ डिस्कंसर्टिंग दैट कोर्ट आफ्टर कोर्ट हैज़ एंडोर्स्ड अ पनिशमेंट टेलर्ड स्पेसिफिकली। ठीक है, तो कोर्ट आफ्टर कोर्ट, ये देखना बड़ा आश्चर्य की बात है कि कोर्ट आफ्टर कोर्ट ने अपना जो दिया है, जजमेंट दिया है या वटेवर दिया है, वो स्पेसिफिकली टू डिस्क्वालीफाई अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई उसको करना चाहते थे। ये वो ऐसा कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये सही है, गलत है, क्यों रीज़न हुआ, किस बेसिस पे हमने उसको मिस्टर गांधी के ऊपर हमने ये लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, दैट इज़ व्हाट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट हियर। तो सिंपल सा पैसेज है, ज़्यादा अभी तक ऐसा डिफ़िकल्ट पैसेज लगा नहीं। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनता है, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज।
इनमें से हम कौन सा इन्फर नहीं कर सकते? चलिए आइए देखते हैं, जल्दी से बताइए। A large number of persons were parties to the defamation case. तो ये तो ऑलरेडी आंसर हमारे को यहाँ पर पहले ही दे दिया उन्होंने, वेरी गुड करके, ये तो बहुत ही आसान कर दिया। A large number of people were parties to the defamation case. No, there was only the one complainant, क्योंकि यही बात तो वो बोल रहे थे अभी, है ना, यही बात तो बोल रहे थे कि भैया कोर्ट को पता कैसे चला कि उनके भी जो चीज़ें हैं वो आहत हो गई हैं। कैसे आहत हो गई ये तो पता ही नहीं चला, और जब ये बात पता नहीं चली तो कैसे चलेंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। आगे के भी ऑप्शंस देख लेते हैं एक बारी। द कोर्ट यूज्ड एक्स्ट्रा लीगल कंसिडरेशन फॉर अपहोल्डिंग द कन्विक्शन। द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस इज मेड एविडेंट बाय द एंटिक्विटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी टू ऑफ द कन्विक्टेड। एंटिक्विटी मतलब पुराना जो उन्होंने पॉइंट लिखा हुआ था, तो ये तो नहीं हो सकता। द हाई कोर्ट इज द थर्ड रीजनल अथॉरिटी टू अपहोल्ड कन्विक्शन इन डेफमेशन। ये भी बात सही है, इसको भी हम इन्फर कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। What does the word turpitude mean in the context of the passage? अब ये वर्ड इतनी बार यूज हुआ है, ठीक है, तो कहीं पर भी अगर हम वापस जाएं टर्पिट्यूड का मतलब देखने के लिए, हमारे पास है प्रोबिटी, कैशेट, डेप्रिविटी, इनहेरिटेड वाइस। अब ये मीनिंग आप तभी बता सकते हो जब आपको ऑप्शंस के मीनिंग भी आते हों, अदरवाइज ये क्वेश्चन विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, विल बी डिफिकल्ट अगर आपको इनका मतलब नहीं आते होंगे। लेकिन इसका मतलब निकालने के लिए आप कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये रहा वर्ड देखो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ से पढ़ें इसको, यहाँ से पढ़े चलो। While the remark is unlikely to have troubled or caused any reputational harm to any reasonable person, तो मतलब क्या हुआ कि किसी को भी कुछ हार्म, ऐसा रीजनेबल हार्म नहीं पूछा है ना, राइट, कुछ हार्म तो पहुंचा नहीं है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। एंड रीजनेबल पर्सन, द trial magistrate, a civil court hearing an appeal against conviction, and now the High Court have unanimously concluded that the offence is grave, amounting to moral turpitude. मतलब ये आपके moral behavior के खिलाफ था, उसके विरुद्ध था, मतलब उसके लिए something क्या था, it was kind of wicked to say this. It was kind of wicked to say this, मतलब it was kind of depraved. It was kind of depraved. So the word that here makes much sense is C, that is depravity. That is depravity. So ये आपका आंसर सीधा सीधा बन जाता है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। प्लस उसी के साथ अगर आप देखोगे तो दिस वर्ड यहाँ पर भी देखिए मॉरल टर्पिट्यूड लगा हुआ है, तो ये दो तीन जगह ये वर्ड यहाँ पे बार बार यूज़ हो रहा है। यहाँ पर भी यूज़ हुआ है और ये यहाँ पर भी हुआ है, और दोनों जगह इट इज़ मॉरल टर्पिट्यूड, मतलब मॉरल डिप्रेविटी, मॉरल विकेडनेस या उसको उल्लंघन करता हुआ पाया गया है। तो दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी। नेक्स्ट विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड बाय द पैसेज। इनमें से कौन सा है जो सपोर्ट नहीं करता, पैसेज सपोर्ट नहीं करता। देखते हैं भाई। इफ देयर इज स्टे ऑफ कन्विक्शन ग्रांटेड देन देयर विल नॉट बी एनी इफेक्ट ऑन द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा। ओके, इफ देयर इज स्टे ऑफ कन्विक्शन, ठीक है भाई, जब स्टे लग जाएगा तो कैसे होगा, तो ये तो सपोर्ट करता है पैसेज को, ठीक है। a large number of people, so अगर यहाँ पर if there is stay of conviction granted then there will not be any effect on membership of Lok Sabha, ठीक है। तो जो मेंबरशिप अभी लोकसभा पे, क्या इस चीज़ को वो सपोर्ट कर रहा है पैसेज को? पैसेज क्या इस चीज़ को सपोर्ट करता है? नो, इस चीज़ पे तो क्वेश्चन मार्क लग गया। नेक्स्ट देखते हैं। A large number of people with a particular surname were aggrieved by statement of the convicted, ठीक है। They were aggrieved, तो इसको तो वो सपोर्ट करता है,
इसको तो वो सपोर्ट करता है, लेकिन वो किस तरीके से हुए थे ये नहीं पता था, लेकिन ये तो वो बोलता है ना कि वो बहुत सारे अग्रीव हो गए थे, ये तो उसने मान लिया था। द कोर्ट कंक्लूडेड दैट द रिमार्क वाज सो सीरियस दैट इट इक्वल्स टू मॉरल इविल। मॉरल टर्पिट्यूड था, इसको भी सपोर्ट करता है, ये भी सपोर्ट होता है। द हाई कोर्ट इज नॉट द फर्स्ट कोर्ट इन विच अपील वॉज मेड, यस ये भी सही है, इसको भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसको भी सपोर्ट किया जाता है। तो कौन सा इकलौता आंसर हो गया इसमें से? सीधा सीधा आपका आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ दीज रिप्रेजेंट द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। अब ये सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप इसको समझ सकते हो। तो आप इस पैसेज को पढ़कर यू विल कॉमेंट एंड लेट मी नो कि इसका सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज क्या है। ठीक है, इसमें से आप मुझे सेंट्रल थीम बताओगे। आप सारे के सारे ऑप्शन देख लो, ए बी सी डी के। ठीक है ना, तो यू हैव ए बी सी एंड डी, ये चारों के चारों आपके पास ऑप्शंस हैं। आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे कि कमेंट करके कि इसका आंसर एक्चुअली में क्या था। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर है भाई सबको? ऑलराइट एवरीबॉडी, सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? फटाफट से तो सेशन को फटाफट से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल जाए। और आपको मैं बता दूं कि भैया मंथ एंड की सेल चल रही है, और मंथ एंड की सेल में क्या होता है आपको पता है कि आपके लिए लेके आते हैं हम इस त्योहारों के मौसम में, हम आपके लिए लेके आते हैं खजाना भरपूर। क्या लेके आते हैं हम आपके लिए? खजाना भरपूर। और वो खजाना आपको कहाँ से मिलता है? आप अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे, यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे जाएंगे। अभी जाइएगा नहीं, अभी एक और पैसेज बाकी है आपके लिए। अंडरग्रेड्स पे जाएंगे, यहाँ जाएंगे लॉ एंट्रेंस पे, ये देखिए सारे के सारे आपके पास यहाँ पर हैं। अब मैं आपको पहले वो करना चाहूँगा तारीफ लॉ महापैक की। लॉ महापैक में अगर आप लोग क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हो, या वो लोग जो आगे चल के सिम्बायोसिस देना चाहते हैं अगले साल, जामिया का पेपर देना चाहते हैं अगले साल, या फिर आप CUET की तैयारी करना चाहते हैं, सिम्बायोसिस की तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे साथ और भी एग्ज़ाम जो हैं उनकी तैयारी करना चाहते हैं, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए ये महापैक ले सकते हैं, जिसको में आपको हर एक पूरा का पूरा तैयारी करवाई जाएगी। वहीं क्लैट 2025 के लिए अगर आप लेते हो तो इसमें आपको मिलती है लाइव क्लासेस, आपको मिलता है एक्सेस हर एक सारे बैचेस का। आप अभी बैच से पढ़ाई करना चाहते हो, फिर आपके एग्ज़ाम्स आ जाएंगे, फिर आप थोड़ा सा रुक जाते हो, फिर आप चाहते हो कि चलो अब नए बैच में हम दोबारा से शुरू कर लें, फिर से आके पढ़ना चाहते हो, सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है इस लॉ के महापैक में। तो अब इस महापैक में अगर आप जाते हैं तो आपको यहाँ पर बुक्स भी मिल जाती हैं, आपको हम जो यहाँ से बुक्स देते हैं। आप उसके लिए इधर जाते हैं, इधर जाएंगे, कोड लगाएंगे Y713 और कर देंगे अप्लाई। तो देखिए आपको 80% का डिस्काउंट मिल रहा है इस मंथ एंड सेल पे। और ये मंथ एंड सेल जब आती है तो इसका फ़ायदा क्यों नहीं होता है? दिवाली का समय आ रहा है, थोड़ा सा पैसा भी बचाएं और थोड़ा सा ज्ञान भी बढ़ाएं। और 14,800 रुपये में मात्र, ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, 14,800 रुपये में मात्र आपको लॉ का महापैक पूरा का पूरा मिल रहा है, जो कि आप जाके ले सकते हैं कोड लगा के Y713। वहीं जो लोग CUET और MHCT की तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए आपके लिए लक्ष्य 2.0 बैच आ चुका है। ये लक्ष्य 2.0 बैच आप जाके ले सकते हैं। इस लक्ष्य 2.0 बैच में भी आपको भरपूर हमारी तरफ से फ़ायदे दिए जा रहे हैं, भर भर के आपको मेंटोरशिप दी जाती है। मैं आपको पूरा गाइड करता हूँ इसमें। अगर आप ये ले लेते हैं तो जाके आप लीजिए, ये 6,400 रुपये का मिल जाएगा आपको। और आपको एक और चीज़ बता दूँ मैं कि अगर आप ये लेते हैं, ठीक है, और कोड लगाते हैं आप Y713 और ऐप से जाके लेते हैं तो आपको 81% का डिस्काउंट मिल जाता है। आपको कितने का डिस्काउंट मिल जाता है? 81% का डिस्काउंट मिल जाता है। फटाफट से आप जाके इसको ले सकते हैं। तो ये आप जाके फ़ायदा उठाइए सारे इस मंथ एंड सेल का, और हमारे साथ जुड़े रहिए। कहाँ पर? अड्डा 24/7 पे। कोड आप हमेशा भूल जाते हैं शायद, मेरे को लगता है ऐसा। तो कोड आपके लिए मैं बता दूँ, द कोड आपके लिए है Y713। जी, आप जाके लगाइए Y713 और फ़ायदा उठाइए इस मंथ एंड सेल का। उसके बाद हम चलते हैं अपने वापस PPT की तरफ। ये हमारी PPT आ चुकी है और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पैसेज की तरफ। आइए,
तो नेक्स्ट पैसेज आपका जाता है, मेनी ईयर्स लेटर एज ही फेस द फायरिंग स्क्वाड, कर्नल Orliano Buendia was to remember that distant afternoon when his father took him to discover ice. At that time, Macondo was a village of 20 adobe houses built on the bank of a river of clear water that ran along a bed of polished stone which were white and enormous. Like prehistoric eggs, the world was so recent that many things lacked names, and in order to indicate them, it was necessary to point. Every year during the month of March, a family of ragged gypsies would set up their tents near the village, and with a great uproar of pipes and kettle drums, they would display new inventions. ठीक है, तब यहाँ पे क्या हो गया? Many years later, as he faced the firing squad, Colonel Orellano West would remember that distant afternoon when his father took him to discover ice. तो उनको कभी याद आई, उनने पुरानी बातें याद कर रहे हैं. उस समय पे क्या होता था? उस समय पे उन्होंने एक विलेज की एक कहानी या उस आफ्टरनून को डिस्क्राइब करने की यहाँ पर आपको कोशिश करी गई है. ठीक है, तो जिप्सीज, रैग जिप्सीज क्या होते हैं? जो बंजारे टाइप्स के होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको. ठीक है, सो हैवी जिप्सी विद एन अनटेम्ड बियर्ड एंड स्पैरो हैंड who introduced himself as Melquiades, put a bold public demonstration of what he himself called the eighth wonder of the learned alchemist of Macedonia. ठीक है, he went from house to house dragging two metal ingots, and everybody was amazed to see pots, pans, tongs and braziers tumble down from their places and beams creak from the desperation of nails and screws trying to emerge. And अब यहाँ देखिए कितनी बारीकी से इसका पूरा का पूरा उन्होंने एक तरीके से डिस्क्रिप्शन दिया है, जो ये भाई साहब इधर उधर जाते थे और वो किस तरीके से दिखते थे, क्या क्या चीज़ें करते थे, ये पूरा का पूरा उन्होंने डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है. तो दिस शोज़ व्हाट कि ऑथर ने कितनी अच्छी तरीके से आपको डिस्क्राइब करके इमर्सिव बना दिया है ये रीडिंग एक्सपीरियंस, सो दैट यू आर ऑल्सो एबल टू अंडरस्टैंड एंड रीड एंड बिकम वन ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ दिस, सो दैट आपको आंसर्स करने में आसानी हो. And even objects that had been lost for a long time appeared from where they had been searched for most and went dragging along with the turbulent confusion behind Melquiades' magical irons. तो जो उसकी irons थी उसके पीछे 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 वो सब attract कर लेता था अपनी तरफ पे, वो ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं. Things have a life of their own, the gypsy proclaimed with a harsh accent. It's simply a matter of waking up their souls. Jose Arcadio Buendia was unbridled imaginations always went beyond the genius of nature and even beyond miracles and magic. Thought that it would be possible to make use of that useless invention to extract gold from the bowels of the earth. उसने सोचा कि यार ये सब चीज़ें दुनिया, and he was very inquisitive. तो उसने सोचा चलो इसका कुछ और यूज़ करके देखते हैं बेहतर चीज़ के लिए. Melquiades, who was an honest man, warned him it won't work for that. But Jose Arcadio Buendia at that time did not believe in the honesty of gypsies, so he traded his mule and a pair of goats for the two magnetized ingot. तो उसने सोचा कि ये सब चीज़ें जब वो जिप्सी लेके घूमता है तो सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर लेता है, तो मैं भी करके देखता हूँ. तो उसने जिप्सी ने बोला भैया ये नहीं होता, हर चीज़ के लिए नहीं चलता, ये आपका इंटेंट भी अच्छा होना चाहिए. उसने कहा नहीं, तो उसने वो दो मैग्नेटाइज्ड इनगॉट्स खरीद लिए. उसके बाद क्या हुआ? Ursula Inguin, his wife, who relied on those animals' product and labored to consistently increase their poor domestic holding, was unable to dissuade him. Very soon we'll have gold enough and more to pave the floor of the house. Her husband replied. For several months he worked hard to demonstrate the truth of his idea. तो उनकी जो रोजी रोटी चलती थी वो उन्हीं एनिमल्स पे चलती थी. वो उसने काम ख़त्म कर दिया. उसने कहा जी गोल्ड आएगा, गोल्ड आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, या हुआ लेकिन वो बहुत टाइम तक ऐसा काम करता रहा. आगे चलते हैं. He explored every inch of the reason, even the riverbed, dragging the two iron ingots along the reciting Melquiades' incantation aloud. The only thing he succeeded in doing was to unearth a suit of 15th century armor which had all of its pieces soldered together with rust, and inside of which there was the hollow resonance of an enormous stone-filled guard.
When Jose Arcadio Binda and the 4 men of his expedition managed to take the armor apart, they found inside a calcified skeleton with a copper locket containing a woman's hair around its neck. तो उसको भैया इतना सब कुछ करने के बाद एक ये आर्मर मिला, और वो आर्मर किस तरीके का था वो यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन किया है. अगेन पैसेज तो सिंपल सा ही है, नॉट अ वेरी डिफिकल्ट पैसेज, लेकिन क्वेश्चन देखते हैं इसमें. अब क्वेश्चन ये किस तरीके के हैं, आइए. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द टाइटल ऑफ द पैसेज. अभी टाइटल ऑफ द पैसेज मैंने आपको बताया था कि सीधा सीधा किससे मैच खाता है आपका, सेंट्रल थीम से. तो अगर ये सेंट्रल थीम से गाता है तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा किसके बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, जिप्सीज क्वैक्स एंड विलेजर्स एक्सपेडिशन, जिप्सीज मैग्नेट एंड कन्वर्सेशन टू कन्वर्जन टू गोल्ड. तो कन्वर्जन टू गोल्ड तो हुआ नहीं, ये आउट. ठीक है, जिप्सीज क्वैक्स एंड द विलेजर्स एक्सपेडिशंस, क्वैक्स तो नहीं थे उसके पीछे उसने कुछ चीज़ बनाई थी, इन्वेंट किया था, ये भी आउट हो गया. अब ये दो में से आपका आंसर बचता है, लाइफ ऑफ जिप्सीज एंड देयर इन्वेंशंस. सो दे डिड नॉट शो द लाइफ ऑफ जिप्सीज कि करंटली हर चीज़ बता दी जिप्सी की लाइफ के बारे में. नो, उन्होंने क्या बताया, जिप्सी का एक इन्वेंशन था जो वो इनगॉट्स के साथ करता था. ठीक है, एंड विलेजर्स ने इमेजिनेशन क्या करी उन्होंने उसके साथ कि भाई साहब इसके साथ ये हो रहा है तो चलो अब हम गोल्ड भी इससे एक्सपीडिशन करेंगे, ढूंढेंगे. तो क्लियरली जो इसका टाइटल है पैसेज का, अगर हम पैसेज को देखें तो आपके पैसेज में टोटली इसमें क्या आ जाता है कि देयर वाज अ पर्सन, एक दिन वो अपने पुराने दिन याद कर रहा था, वहाँ पर एक जिप्सी था, उस जिप्सी वो घर घर जाता था अपना इंगॉट लेकर, और वहाँ से वो चीज़ें जो मिली भी नहीं होती थी वो मिल के उसके तरफ चलने लग जाती थी. तो वहाँ का ये जो आदमी था इसने सोचा इसी चीज़ को मैं गोल्ड ढूंढने में लगाता हूँ एंड स्टार्ट माय एक्सपीडिशन, है ना. तो यही चीज़ जो सारी चीज़ हुई वो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा है. सो डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू अग्री विद. तो ऑथर इन कौन से स्टेटमेंट्स में से है, चारों में से, जो वो अग्री करेगा. विच वन ऑफ देम, लेट्स सी. द मैग्नेट वॉज अ काउंटरफीट विच वॉज इन्वेंटेड बाय जिप्सी टू लूट द विलेजर्स एंड टेक ओवर देयर मनी. No, he was not taking the money, neither he was taking the loot, so this is out. The villagers had been told by Gypsy that this invention will work on finding gold. No, Gypsy did not say कि उसने मना किया था कि ऐसा होता है, तो ये भी खत्म हो गया. There was little development around the area near the village and there was lack of names of the places and things. No, नाम तो था ना उस village का जहाँ पर वो बोलते थे कि कहाँ था, तो ये भी आंसर इसका नहीं हो सकता. ठीक है, और there were no habitations by villagers and gypsies since they lived in tents. No, but then वो घर टू घर जाता था ना, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. हाँ, ये क्या हो गया, चारों आंसर नहीं हो सकते. क्या बात कर रहे हो, चारों आंसर्स नहीं होंगे. बताओ भाई जल्दी से कि इसमें से कौन सा आंसर होगा. तो ये चारों के चारों आंसर मेरे हिसाब से तो भैया ये चारों आंसर नहीं हैं. तो चलिए मुझे जल्दी से गलत प्रूफ करिए, आप लोग जल्दी से गलत प्रूफ करिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा, कि सर आपके हिसाब से तो चारों ऑप्शंस गलत थे, लेकिन मेरे हिसाब से ये आंसर सही है और ये रीज़न है इसका. ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा. आई विल वेट फॉर योर आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ऑलराइट, चलिए आगे देखते हैं फिर. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल फिल इन द लिंक given in continuation of the passage. चलिए देखते हैं. The gypsies returned next change of season. This time they brought a telescope and a magnifying glass the size of a drum which they exhibited at the latest dash of the Jews. अब उन्होंने अगर exhibit किया उसको तो क्या किया होगा, exhibit अगर किया है उसको तो उन्होंने क्या किया होगा उसको, मतलब उसकी exhibition सी लगाई है ना, मतलब उसकी एग्जिबिशन सी लगाई है. तो अगर उन्होंने उसकी एग्जिबिशन सी लगाई है तो इसके हिसाब से आपका क्या आंसर होना चाहिए, जल्दी से बताइए. So gypsies returned next change of season. This time they brought a telescope and magnifying glass the size of a drum which they exhibited as the latest dash.
तो लेटेस्ट क्या था उसका, वो एक तरीके से स्कीम थी, वो एक तरीके से वो प्लान था, ठीक है ना, स्कीम थी वो, है ना, है कि नहीं। तो अब नॉवेल्टी, पेन्यूरी क्या होता है, पेन्यूरी होता है जब आपके पास पैसा ना हो, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया। तो यहाँ पर आपको चाहिए एक ऐसा चीज जो एक प्लान हो, तो वो कौन सा होता है, दैट इज कॉन्ट्रीवेंस। सो बेसिकली अगेन आपका द इम्पोर्टेंस ऑफ वोकैबुलरी, कि अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो आप ये आंसर आराम से एंड ऑटोमेटिकली दे सकते थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन बी अप्रोप्रिएटली इन्फर्ड फ्रॉम द बोल्ड टेक्स्ट इन द पैसेज। तो पैसेज में एक बोल्ड टेक्स्ट दे रखा है, उससे हम क्या समझते हैं, तो उससे हम समझते हैं that the animals had been instrumental in utilizing their strength and products add on to the household income। तो इससे हम क्या समझते हैं कि क्योंकि उसकी वाइफ अपना घर उस एनिमल्स और उन लोगों के साथ ही चलाती थी, तो इसलिए ये हम यह बात यहाँ से ये इन्फर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। अब अगर आप यहाँ पर एक चीज़ को नोटिस करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पैसेज 1 था, पैसेज 1 इजी था, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस थोड़े से यू कैन से ट्रिकी थे। सो 4 में से दिस कुड बी द स्कोर, दिस कुड बी द स्कोर जो आप कर सकते थे। तो आपका स्कोर यहां से आना चाहिए था 1.50 to 3, ठीक है। ये आपका स्कोर का रेंज बन जाता है यहाँ पे। अगर आपने इस पैसेज में इतना ही स्कोर किया है देन गुड इनफ, ठीक है। ज़्यादा आप उस पर टाइम लगाने की बात ज़रूरी नहीं था, क्योंकि आपको टाइम बचाना भी है। और वहीं जब आप पैसेज 2 के बारे में बात करते हो, पैसेज 2 की जो लैंग्वेज थी अगेन वाज इजी, द क्वेश्चन वर ऑल्सो इजी बारिंग वन क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपका स्कोर बनता है ये, ठीक है। ये आप कर सकते थे क्योंकि दी एक्सप्लेनेशन वाज क्वाइट इजी। तो यहाँ आपका स्कोर बनता है 2.75 से 4, ये आपका रेंज है। तो अगर आप इस रेंज में फॉल करे हो तो बहुत बढ़िया बात है, दिस इज गुड इनफ। तो आप देख के बताइएगा कि आपके दोनों पैसेज में क्या क्या स्कोर रहा, ये स्कोर रहा या ये स्कोर रहा, और अगर रहा है तो मुझे बताइएगा, और अगर नहीं रहा है तो भी मुझसे डिस्कस करिएगा, सो दैट हम अपना स्कोर आने वाले दिनों में आगे बढ़ा के अच्छा कर सकें, राइट। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ऑलराइट, चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग टू दिस सेशन। आई विल कम टू यू विद द नेक्स्ट सेशन वेरी सून, वेयर वी विल बी डूइंग मोर पैसेजेस। तब तक के लिए ख्याल रखिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।